अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़बीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ। तो मैं शुरू कर रही हूँ तवाफ़ पार्ट 14। मैं बहुत गुनहगार हूँ, उसके पास किस मुँह से जाऊँगा। फिर दोनों रात गए वहीं खामोश बैठ गए। न जाने कब रोते रोते आँख लग गई थी और फिर फजर की अजान के वक्त आँख खुली। वो जल्दी से उठी, वज़ू किया। दिल में एक ही ख्याल था, माहिम माहिम होगी या चली गई होगी, पता नहीं। कितने ही आंसू आंखों से बहे थे। नमाज की नीयत की, जब दुआ के लिए हाथ उठे तो भी सिर्फ माहिम के लिए। अल्लाह कैसे ना सुनता, अब तो उसने सुननी ही थी। हाँ, उसने सुन ली थी। आबिश ने माहिम की अम्मी को कॉल की। कॉल अटेंड हो गई। कुछ बोला नहीं जा रहा था, पूछे भी तो क्या, बस माहिम कहा। आगे से खामोशी। उसका दिल हौल गया। ज़ारों कतार आंसू निकल पड़े। अल्लाह पाक कोई बुरी खबर ना सुनने को मिले। फिर आवाज़ दी, आंटी, माहिम। आबिश। ये आवाज़, आबिश को लगा उसे गलत सुनाई दिया है। आंटी, माहिम, आबिश, मैं माहिम हूँ। हाँ, ये उसी की तो आवाज़ थी, ये वही तो थी। तो सुन ली गई थी, दुआएं कबूल कर ली गई थी। अब ये आहिल की फरियाद कबूल हुई थी या आबिश की दुआएं, इस बात का इल्म तो सिर्फ उसी ज़ात को है। पर ये मौजज़ा हुआ था, ये मौजज़ा ही तो था। उसे एक बार फिर से जान दे दी गई थी। आबिश से और कुछ बोला नहीं गया। वो वहीं सजदे में गिर गई। उसकी बहन को ज़िंदगी अता की गई थी। अल्लाह पाक का तो शुक्र अदा करना था, फ़र्ज़ हो गया था। अल्लाह ऐसा ही है, वो चाहता है जब मैं अपने बंदों से इतनी मोहब्बत करता हूँ तो वो भी तो मेरी चाहत दिल में रखे, मुझसे लाड़ करे। जैसे बेटियाँ अपने बाप से लाड़ करके मनवा लेती है, उसी तरह अल्लाह से मांग लिया जाए तो वो देता है, और ज़रूर देता है। पर उसकी ज़ात पर यकीन तो रखो, यकीन कामिल। फिर देखना कैसे वलियों वाला रुतबा मिलता है, कैसे सोचने पर ही चीज़ें मिलने लग जाती है, कैसे पुकारने पर फ़ौरन पुकार का जवाब दे दिया जाता है। हाँ, अल्लाह ऐसा ही रहीम है, मेहरबान है, सुनने वाला है। उसने माहिम को ज़िंदगी बख्श दी, सांसें दे दी। अल्लाह को उसकी बहन दे दी, आबिश को उसकी बहन दे दी थी अल्लाह ने, और आहिल को एक गुनाह कबीरा से बचा लिया था। माहिम ने आहिस्ता आहिस्ता ठीक होना शुरू कर दिया था। आबिश उसे व्हील चेयर पर बिठाकर यूनिवर्सिटी ले जाती। अभी माहिम ने चलना शुरू नहीं किया था, पर आबिश ने उसे कभी महसूस नहीं होने दिया था कि वो चल नहीं सकती। न जाने कब रोते रोते आंख लग गई थी। माहिम, तुम्हें एक बात बतानी थी। एक दिन फ्री लेक्चर में घास पर बैठे हुए आबिश ने माहिम से कहा था। बताओ, सुन रही हूँ। माहिम उस वक्त कॉर्नेटो खाने में मसरूफ़ थी, इसलिए आबिश के चेहरे का रंग नहीं देख सकी थी। आहिल भाई के बारे में कुछ बताना था। माहिम का हाथ मुंह के करीब ही रुक गया था। उसने आबिश की तरफ देखा तो ब्लश कर रही थी। तुम्हारी आहिल से बात हुई है? बहुत जोश में पूछा था। हाँ, हुई थी आहिल भाई से बात, जब तुम हॉस्पिटल में थी। आबिश ने नज़र झुकाए कहा। आबिश, प्लीज़ पहले ये भाई कहना तो बंद करो और फिर मुझे सारी बात तफसील से बताओ। भाई ना कहूँ तो फिर क्या कहूँ? आबिश ने बहुत मासूमियत से पूछा था। भाई ना कहूँ तो फिर क्या कहूँ? माहिम ने उसकी नकल उतारी। आबिश, ज़्यादा मासूम मत बनो, तुम उसके निकाह में हो, कम से कम रिश्ते का तो ख्याल करो। पर वो रिश्ता ज़बरदस्ती हुआ था, मेरी रजामंदी शामिल नहीं थी। मैं नहीं मानती ऐसे ज़बरदस्ती के जोड़े हुए रिश्ते को, आबिश ने दलील दी। आबिश, मेरे से ज़्यादा तुम्हें कोई नहीं जानता। तुम अब इस रिश्ते पर रजामंद हो, बल्कि बहुत खुश हो। अगर ऐसा ना होता तो तुम कब की उससे खला ले चुकी होती। तुम भी उसे पसंद करने लगी हो, बस खुद से इकरार करने से डरती हो। बेहतर है जितनी जल्दी हो सके तुम इस हकीकत को तस्लीम कर लो, सबके हक़ में बेहतर होगा। माहिम ने बहुत साफ गोई से काम लिया और आबिश का चेहरा सपाट हो गया, जैसे उसकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। मैं उन्हें पसंद नहीं करती। ये तुम क्या? आबिश, तुम मेरे से कुछ नहीं छुपा सकती। उसका नाम लेते ही तुम्हारा रंग गुलाबी हो जाता है, सांसें तेज़ हो जाती है। तुम उसे पसंद करने लगी हो, पर इकरार से डरती हो। मैं चाहती हूँ अगली बार जब वो तुम्हारे पास आए तो तुम भी अपनी मोहब्बत का इकरार कर लो। माहिम उसकी बात काट कर बोली और आबिश सोच में पड़ गई। अच्छा छोड़ो इस बात को, बताओ क्या बात हुई थी।
अब माहिम उससे बात पूछ रही थी, पर आबिश अगर उसे ये बताती कि वो अब भी उसकी फ़िक्र करता है, अब भी मोहब्बत करता है और वो ये महसूस करके बहुत खुश हुई थी, तो ये अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारने के मुतरादिफ था। इसलिए उसने चुप रहना मुनासिब समझा। कुछ खास नहीं, आओ क्लास में चले, लेक्चर का टाइम हो गया है। और वो ये कहकर उठकर खड़ी हो गई, व्हीलचेयर पर माहिम को बैठाकर क्लास में आ गई। आबिश रोज़ रात को कुरान और उसकी तफसीर पढ़कर सोया करती थी। दिल को पाक करने का तरीका अभी तक नहीं मिला था। वो जिस जगह से कुछ भी मालूमात मिलती ले लेती थी, लेकिन अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई थी। एक रोज़ वो यूं ही कुरान खोलकर बैठी हुई थी कि उसकी नज़र सूरह नूर पर पड़ी। वो वहीं रुक गई। नूर यानी रोशनी, लेकिन किस चीज़ का नूर, किस चीज़ की रोशनी, वो सोचे जा रही थी। इस पूरी दुनिया में नूर तो सिर्फ अल्लाह पाक का है, जिसकी झलक इस दुनिया की हर शय में है। वो हर चीज़ में मौजूद है, बस उसको देखने वाली आँख का होना ज़रूरी है। उसे हर कोई नहीं पा लेता, उसी को मिलता है जिसे उस नूर को पाने की तड़प होती है, आरज़ू होती है। और फिर जिसे वो नूर मिल जाता है वो पाक हो जाता है। वो कलंदरी के रुतबे को पा लेता है, खुद के सारे वजूद को गुनाहों से पाक कर लेता है। पाक, शफ़ाफ, ओह, हर चीज़ जब पाक हो जाती है, शफ़ाफ हो जाती है, तो दिल भी तो पाक हो सकता है। हाँ बिल्कुल, दिल को पाक उसी नूर से किया जा सकता है, उसी अल्लाह के नूर से, मेहरबान अल्लाह के नूर से। रहमान अल्लाह का नूर जब हमारे दिलों में दाखिल होता है तो सारे बुराई के अंधेरे ख़त्म हो जाते हैं, सारे अंधेरे छुट जाते हैं और रहमान का नूर सब पर गालिब आ जाता है। वो बहुत खुश थी। आज उसे दिल को पाक करने का तरीका पता लग गया था। अब वो आहिल को बता सकती थी। उसने फ़ौरन आहिल को कॉल की। कॉल जाती रही, उसने अटेंड नहीं की। आबिश ने सोचा वो सो रहा होगा, इसलिए दिन में कॉल करके उसे बता देगी। उसने अभी मोबाइल रखा ही था कि फ़ोन बजने लगा। उसने जल्दी से उठाया, आहिल की ही कॉल थी। उसने फ़ौरन अटेंड कर ली और उसे सूरतुल नूर के नूर और दिल को पाक करने का तरीका बता दिया। वो सच में बहुत खुश थी। बेशक कुरान पाक के पास हमारे हर सवाल का जवाब है। एक रोज़ शाम के वक्त मामा कमरे में आई थी। आबिश, अपने बाबा के लिए चाय बनाकर बाहर लॉन में ले जाओ, वो वहाँ तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। मामा ये कहकर बाहर चली गई और आबिश को परेशानी में छोड़ गई। आबिश को पता था कि उसके बाबा उसका क्यों इंतज़ार कर रहे हैं। एक बार फिर से घर में वही टॉपिक डिस्कस होना था। वो हिम्मत करके उठी और किचन में जाकर चाय बनाई और लेकर बाहर लॉन में आ गई। बाहर लॉन में बाबा टहल रहे थे। आबिश को देखकर वो मुस्कुराए और कुर्सी पर बैठ गए। आबिश ने उनको चाय पकड़ाई और उनके साथ ही कुर्सी पर बैठ गई। आबिश, तुम्हारी स्टडीज़ कैसी जा रही है? बाबा, अच्छी जा रही है, उसने जवाब दिया। और तुम्हारी स्केचिंग का काम कहाँ तक पहुँचा? बाबा हमेशा वो बात शुरू करने से पहले ऐसी ही बातें करते थे और आबिश को अब उसकी आदत हो गई थी। जी वो भी ठीक जा रहा है। ये बातें बिना मकसद के पूछी जा रही थी, इसलिए वो भी ज़्यादा जवाब देने से परहेज़ कर रही थी। आबिश, फिर तुमने क्या सोचा? आखिरकार वो अपनी बात पर आ गए। किस बारे में बाबा? आबिश को अच्छी भली समझ आ गई थी, लेकिन फिर भी पूछना ज़रूरी था। आहिल के बारे में? बाबा, मैंने उनके बारे में अभी कुछ नहीं सोचा। आपको अभी इतनी जल्दी क्या है? अभी तो मैं पढ़ रही हूँ और हो सकता है कि मेरी पढ़ाई ख़त्म होने तक वो खुद ही मुझे आज़ाद कर दे और हमें अदालत में जाने की नौबत ही ना आए। पता नहीं, जब भी आहिल से तलाक लेने की बात आती थी वो ऐसे ही जवाब देती थी। आबिश, तो मैं तब तक तुम्हें इसके रहमो करम पर बैठाए रखूं? उन्होंने गुस्से से पूछा। बाबा, मैं उनके रहमो करम पर कहाँ बैठी हूँ? मैं तो आपके पास बैठी हूँ, आपके साथ हूँ। आबिश ने बाबा का हाथ पकड़ते हुए कहा। ये उनके गुस्से को ठंडा करने का एक तरीका था, लेकिन उनका गुस्सा ठंडा होने वाला नहीं था। आबिश, तो तुम्हें अभी क्या मसला है? अब तुम क्यों हमेशा इस बात को टाल देती हो? मुझे और कहीं भी तुम्हारा रिश्ता देखना है। अब सारी ज़िंदगी मैं उसके लिए तुम्हें बैठा कर नहीं रख सकता। बाबा, बस अभी मुझे पढ़ने दे। मुझे इस दुनिया की सबसे बड़ी डिज़ाइनर बनना है। मुझे कामयाब तरीन इंटीरियर डिज़ाइनर बनना है। मुझे सबसे खूबसूरत पेंटिंग्स बनानी है, सबसे परफेक्ट स्केचिंग बनानी है और इस दुनिया की हर चीज़ को रंगीन करना है। मेरे बहुत से ख्वाब है बाबा, मैं बस उन्हें पूरा करना चाहती हूँ। अभी उनके लिए टाइम नहीं चाहिए। अभी उनके लिए टाइम चाहिए। उसकी आंखें ये सब बताते हुए चमक उठी थी। तो ये सब पूरा करो आबिश,
लेकिन मैं तुम्हें मज़ीद उस इंसान के साथ नहीं जोड़े रख सकता जिसने ख़ानदान भर के सामने मेरी बेटी की इज्जत उछाली थी, उस पर इल्ज़ाम लगाया था। मैं उसके साथ जोड़े रखूं? हरगिज़ नहीं। मैं तुम्हें 10 दिन देता हूँ, सोच लो और मुझे जवाब दो। वो बहुत गुस्से से कहकर उठ खड़े हुए थे और आबिश वहीं बैठी सोच में पड़ गई थी। दूसरा दिन। इस रात आबिश नहीं सो सकी थी। वो अपने बाबा की कही गई बातें सोचती रही थी। बाबा आहिल को किसी सूरत कबूल नहीं करना चाहते थे। वो क्यों जिद कर रही थी? वो क्या चाहती थी? क्या वाकई उसे आहिल से मोहब्बत हो गई थी? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? उसने खुद से सोचा। बस ये एक हमदर्दी है और कुछ नहीं। बाबा को 10 दिन बाद कह दूंगी, जो आपकी मर्जी है कर ले। मैं आपकी खुशी में खुश हूँ। सुबह जब यूनिवर्सिटी पहुंची तो रात नींद न आने की वजह से सर में दर्द था। लेक्चर के वक्त भी सर दुख रहा था। उसने रजिस्टर पर लिखा, माहिम, मेरे सर में दर्द हो रहा है। ये प्रोफेसर इतना बोरिंग पढ़ा रहे हैं कि मेरा दिल कर रहा है मैं क्लास छोड़कर भाग जाऊं। माहिम ने पढ़ा था और फिर उसी रजिस्टर पर नीचे लिखा, यार सच में मेरे सर में भी दर्द है। भागने लगो तो अकेले मत भागना, मेरी कुर्सी भी साथ लेकर भागना। अल्लाह अल्लाह करके वो लेक्चर ख़त्म हुआ। फिर उस रात आबिश जल्दी सो गई थी, इसलिए आगे सोचने का वक्त ही नहीं मिला। तीसरा दिन। अगले दिन यूनिवर्सिटी जाकर एक अजीब सा वाक़या पेश आया था। स्केचिंग का लेक्चर था। पूरी क्लास को किसी न किसी की तस्वीर स्केच करने का टास्क मिला था और वक्त भी उस हिसाब से कम दिया गया था। सब ने मुकर्ररा वक्त के अंदर वो टास्क मुकम्मल करना था। सबके तेज़ तेज़ हाथ चल रहे थे। आबिश भी सोचों में खोई हुई तेज़ तेज़ स्केचिंग कर रही थी। मुकर्ररा वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। प्रोफेसर ने सबको अपनी स्केच पेंसिल्स रखने को कह दिया। स्टूडेंट शोर कर रहे थे कि अभी उनका काम ख़त्म नहीं हुआ, थोड़ा और वक्त दिया जाए। आबिश की भी स्केचिंग मुकम्मल नहीं हुई थी। वो भी स्केच की तरफ देखे बगैर कह रही थी कि और वक्त दिया जाए। प्रोफेसर ने किसी की भी ना सुनते हुए सबके स्केच चेक करना शुरू कर दिए थे। जिसका स्केच सबसे अच्छा होगा उसे प्रोफेसर अपनी स्केच बुक गिफ्ट करने वाला था। सबकी यही ख्वाहिश थी उन्हें सर की स्केच बुक मिल जाए। जिसका स्केच चेक होता, पूरी क्लास प्रोफेसर के साथ उसकी टेबल पर पहुंच जाती और प्रोफेसर मुख्तलिफ चीज़ें देखकर नंबर लगा देते। अब माहिम की बारी थी। सब माहिम की टेबल पर पहुंच गए। पर ये क्या? सब देखकर हैरान हो गए। माहिम का सफ़ा बिल्कुल खाली था। उसने एक लाइन तक नहीं लगाई थी। माहिम की स्केचिंग क्लास में सबसे अच्छी थी। प्रोफेसर ने पूछा, माहिम, आपने क्यों नहीं स्केच बनाया? पता नहीं सर, मेरे दिमाग में कुछ आ ही नहीं रहा था। अचानक सब भूल गया। माहिम ने सर पर हाथ रखते हुए कहा, माहिम आप ठीक तो है? प्रोफेसर ने तशवीश से पूछा था। जी सर, पर शायद बीपी लो हो रहा है। प्रोफेसर ने माहिम को जूस मंगवा कर दिया और फिर दूसरे स्टूडेंट्स की स्केचिंग चेक करने लग गए। अब आबिश की बारी। आबिश अपनी टेबल पर चली गई और जाकर अपना स्केच सर को दिखाने लगी। स्केच सर के हाथों में था और आबिश की नज़र उस स्केच पर रुक गई थी। वो स्केच जिसका था, आबिश को यकीन नहीं आ रहा था। उसकी शहद रंग वाली आंखों की चमक कोई भी आबिश के स्केच में देख सकता था। उसकी खड़ी नाक का गुरूर कोई भी उसमें महसूस कर सकता था। उसके होंठ, उसका खुश शक्ल चेहरा, उसके बाल जो कि अभी मुकम्मल नहीं थे, लेकिन फिर भी उसकी शक्ल इतनी वाज़ेह और सफाई से बनाई गई थी कि वहाँ खड़े हर बंदे ने आबिश के स्केच की दाद दे दी। और प्रोफेसर उससे इस कदर इम्प्रेस हुए थे कि वहाँ खड़े खड़े ना सिर्फ अपनी स्केच बुक आबिश को दी थी, बल्कि अपने कलर्स, मार्कर्स भी आबिश को बतौर इनाम दे दिए थे। पर आबिश इस वक्त कुछ भी महसूस करने की पोजीशन में नहीं थी। वो कैसे उसका स्केच बना सकती थी, वो भी इस कदर वाज़ेह? हाँ, उसने आहिल का स्केच बनाया था, बहुत वाज़ेह, बिल्कुल वैसा जैसे कैमरे से उसकी ब्लैक एंड वाइट तस्वीर बनाई गई हो। आबिश को अपने हाथों पर यकीन नहीं आ रहा था। आबिश उन्हीं सोचों में खोई हुई घर आ गई थी। घर में भी सारा वक्त वो इन्हीं सोचों में रही कि कैसे उसने इतनी जल्दी उसकी तस्वीर बना ली। फिर रात को सोने से पहले उसने वो तस्वीर छुपाकर अलमारी में रख दी ताकि और कोई ना देख ले। चौथा दिन। आबिश सुबह नमाज पढ़ने के लिए उठी थी और नमाज पढ़कर टहलने के लिए बाहर लॉन में आ गई और जूता उतारकर घास पर चलने लग गई। इस वक्त जूता उतारकर गीली घास पर चलने का भी अपना ही मज़ा था। औस की नन्ही नन्ही बूंदें जब पाँव पर लगती है
तो पूरी रूह को एक नई जिंदगी मिलती है। दिमाग फ्रेश हो रहा था, लेकिन आहिल अभी भी दिमाग से नहीं गया था। उधर ही लॉन में एक बार उसे देखा था। आबिश को मामा ने आहिल के बुलाने पर भेजा था कि वो आकर नाश्ता कर ले। वो आहिल के पास आई थी। वो पता नहीं किन सोचों में गुम बैठा था। आबिश ने उसे बुलाया था। आहिल भाई, उसने मुड़कर पीछे देखा था और फिर देखता ही रह गया था। आबिश को अब भी याद था कि वो कुछ बोल नहीं सका था। वो तो कभी भी आबिश के सामने कुछ भी बोल नहीं पाता था, बस उसको देखकर कहीं खो जाता था। इतने में बाबा बाहर लॉन में अखबार लिए आए थे और जाकर कुर्सी पर बैठ गए थे। आबिश दूर खड़ी उन्हें देख रही थी और फिर उसी जगह पर आहिल बैठा था और आबिश को देख रहा था। आबिश ने अपने सर झटक दिया। अगर कभी आहिल और बाबा में से किसी एक को चुनना पड़े तो वह हमेशा अपने बाबा को ही चुनेगी। ये सोचकर वो अपने बाबा के पास चली गई और उनके साथ बैठ गई। यूनिवर्सिटी पहुंची तो माहिम नहीं आई हुई थी। उसे कॉल की तो पता चला आज वो यूनिवर्सिटी ही नहीं आएगी, क्योंकि यानी आज का दिन वो बहुत बोर गुजरने वाला था। जैसे तैसे करके उसने दिन गुजारा और घर आ गई। असर के वक्त माहिम घर आ गई। माहिम को देखकर उसे बहुत खुशी हुई थी। तुम आज यूनिवर्सिटी क्यों नहीं आई यार, मैंने बहुत मिस किया तुम्हें। माहिम से मिलने के बाद उसके साथ बैठते हुए आबिश ने कहा, मेरे सर में दर्द रहता था तो बाबा के साथ डॉक्टर को चेकअप करवाने के लिए गई थी। नज़र कमज़ोर हो गई है, ऐनक बनवाने के लिए दे दी है। अब सर का दर्द भी सही हो जाएगा। बहुत तंग आ गई हूँ इस सर दर्द से, माहिम ने बुरा सा मुँह बनाकर कहा। चलो, ये तो अच्छा किया तुम डॉक्टर के पास चली गई। परसों क्या हुआ था, मैं तो पूछना ही भूल गई। बस यार, उस दिन भी सर में शदीद दर्द था और कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या बनाऊं। तुमने उस दिन किसका स्केच बनाया था जो सब इतनी तारीफ कर रहे थे, माहिम ने पूछ ही लिया। माहिम, मुझे नहीं समझ आई वो कैसे बन गया। मैं तो बस सोचे समझे बगैर बनाती रही और वो उसका स्केच बन गया। मैं खुद हैरान हूँ, आबिश ने तफसील बयान की। किसका स्केच बन गया, माहिम ने फिर से पूछा। यार पता नहीं कैसे, पर बन गया। सच में मैंने बनाने के बारे में सोचा भी नहीं था। आबिश, नाम बताओ, मैं नाम पूछ रही हूँ, माहिम ने तंग आकर कहा। आहिल का। माहिम सुनकर हैरान रह गई। तुमने आहिल का स्केच ड्रॉ किया? वो इतने कम वक्त में, इतनी जल्दी, कैसे? पता नहीं माहिम, बस मैं कहीं खोई हुई थी और जब देखा तो वो आहिल था। और तुम अभी कहती हो तुमने कभी उसे गौर से नहीं देखा। मामला क्या है, हमें भी तो बताओ। अब माहिम उसे छेड़ रही थी। माहिम, मैं तुम्हें बता रही हूँ ना, मुझे नहीं पता, बस ये सब कुछ खुद ही हुआ है। अब तुम मुझसे ज़्यादा मज़ीद सवालात मत पूछो। अच्छा बाबा, नहीं पूछती। अच्छा, मुझे वो स्केच तो दिखाओ, मैं भी तो देखूं आहिल दिखता कैसा है, जो आप उसकी इस कदर दीवानी हुई फिरती है कि बगैर देखे उसकी तस्वीर बनाकर इनामात भी हासिल करती रहती है। मैं तुम्हें कभी नहीं दिखाऊंगी, तुम मुझे छेड़ लो अच्छी तरह, आबिश ने बाजू बांधते हुए कहा। अगर अभी मेरी टांगें ठीक होती तो मैं खुद उठकर देख लेती, लेकिन खैर, मेरी तो किस्मत में ही यही लिखा है कि मैं लोगों के रहमो करम पर रहूं। जिसकी मर्जी होती है वो बात मान लेता है, मुझे तो अब ऐसे ही जीना है। ये आबिश को इमोशनल करने की एक कोशिश थी और वो उसकी कोशिश में कामयाब भी हो गई थी। उफ, एक तो तुम्हारे ड्रामे ख़त्म नहीं होते, रुको दिखाती हूँ। ये कहकर आबिश उठ खड़ी हुई और अलमारी से आहिल का स्केच निकाल कर ले आई। ये है वो स्केच, माहिम की तरफ बढ़ाते हुए आबिश ने कहा। माहिम देख रही थी। वो किसी खुश शक्ल 17-18 साल के लड़के का स्केच था। आबिश, ये आहिल है? हाँ। ये तुमसे छोटा है? तुमने कभी बताया ही नहीं। नहीं, वो बड़े हैं मुझसे, लेकिन जब मेरा उनसे निकाह हुआ था तब वो ऐसे ही दिखते थे। और अचानक से बेड पर जलजला आने लग गया। आबिश 1 मिनट के लिए परेशान हो गई, लेकिन ये जलजला नहीं था, बदतमीज़ माहिम थी जो पागलों की तरह हंस हंस के लोट पोट रही थी और आबिश को उसे देख देख कर बहुत गुस्सा आ रहा था। तुम कभी नहीं सुधरोगी माहिम। स्केच उठाकर गुस्से से पैर पटकती आबिश अपने पेंटिंग रूम में चली गई। 5वां दिन। अगले दिन यूनिवर्सिटी में आबिश ने माहिम से कोई बात नहीं की थी। उसे कल की उसकी हंसी पर बहुत गुस्सा था और गुस्सा करना बनता भी था। कोई ऐसे इतनी बदतमीज़ी से कैसे हंस सकता है?
और ये तो कोई हंसने वाली बात भी नहीं थी। लेकिन माहिम भी आबिश से बात करने की कोशिश नहीं कर रही थी। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था कि आबिश नाराज़ हो और माहिम उसे ना मनाए। जब 3 लेक्चर्स गुजर गए और माहिम मनाने नहीं आई तो आबिश उसके पास खुद ही चली गई। वो एक कोने में चुपचाप बैठी थी। आबिश को देखते ही मुस्कुराई और कहा, शुक्र है आबिश, तुम आ गई। अब प्लीज़ मेरा सर दबा दो, बहुत दर्द हो रहा है। और आबिश को ये सुनकर और गुस्सा आ गया। एक तो वो मनाने नहीं आई और अब खिदमत करवा रही है। सर दबाने की बजाय मुंह बनाकर उसके पास बैठ गई। तुम सारे मैनर्स भूल गई हो माहिम, बैठते साथ ही आबिश ने कहा। कौन से मैनर्स? माहिम ने मासूमियत से पूछा। अगर कोई नाराज़ हो जाए तो उसको मनाया जाता है, ये छुपकर बैठा नहीं जाता, ये वाले मैनर्स। तो यहाँ नाराज़ कौन है? माहिम ने पूछा। मैं नाराज़ हूँ और बहुत सख्त नाराज़ हूँ। तुम कितने वाहियात तरीके से मेरा स्केच देखकर हंस रही थी और हंसती चली गई थी। माहिम को ये सुनकर फिर से हंसी आ गई और उसने फिर से हंसना शुरू कर दिया। उसे फिर से हंसता देखकर आबिश उठकर फिर से जाने लगी थी। माहिम ने हाथ पकड़कर रोक लिया। आबिश, अच्छा माफ़ कर दो, अब नहीं हंसती। तुम नाराज़गी ख़त्म कर दो। नहीं, पहले तुम मुझे बताओ तुम हंसी क्यों हो? अब आबिश उससे पूछ रही थी। यार, तुम्हें उसके निकाह के टाइम वाली शक्ल याद है? तुम्हें उसका नक्श हिफ्ज़ है और अभी तुम कहती हो कि तुमने कभी उसे गौर से नहीं देखा, तुम्हें उससे मोहब्बत नहीं है। तुम अपनी यहाँ किसी को भी स्टोरी सुनाओ और फिर उसे ये तस्वीर दिखाओ, वो भी मेरी तरह तुम पर हंसेगा। पागल लड़की, तुम्हें ये बात क्यों समझ नहीं आ रही है कि आहिल ने अपनी मोहब्बत से, अपने इश्क से तुम्हारे दिल में घर कर लिया है और तुम उसकी मिल्कियत देने को तैयार ही नहीं हो। जितनी जल्दी हो सके ये तस्लीम कर लो, यही तुम्हारे हक में बेहतर होगा। लेक्चर का टाइम हो गया और वो दोनों उठकर अंदर चली गई, लेकिन आबिश को आहिल की मोहब्बत के करीब कर दिया। 6ठा दिन। आज हफ्ते का दिन था, यूनिवर्सिटी से छुट्टी थी, इसलिए आबिश नमाज पढ़कर दोबारा सो गई थी और देर तक सोती रही थी। उठकर नाश्ता करने के बाद उसने माहिम को कॉल की थी। वो चाहती थी माहिम घर आ जाए और वो दोनों साथ मिलकर असाइनमेंट मुकम्मल कर ले, लेकिन माहिम ने कॉल अटेंड नहीं की थी, शायद सो रही होगी। इसलिए उसने मैसेज कर दिया कि उठकर उसे कॉल करें और ख़ुद अपने दूसरे कामों करने लग गई। शाम तक माहिम की कॉल नहीं आई तो आबिश ने फिर उससे कॉल की। कॉल अटेंड नहीं की गई। मोबाइल साइलेंट पर रखकर कहीं भूल गई होगी, उसने खुद से सोचा। इसलिए अब मजबूरी थी, अपनी खुद ही असाइनमेंट मुकम्मल करने लग गई। काफ़ी रात गए तक वो उसे मुकम्मल करती रही और जब मुकम्मल हुई तो रात के 2 बज रहे थे। वो बहुत थक चुकी थी, इसलिए फ़ौरन सो गई। 7वां दिन। इतवार का दिन था। आज भी यूनिवर्सिटी से छुट्टी थी, इसलिए देर तक लेटी रही। 12 बजे के करीब नाश्ता किया। आज उसने पेंटिंग करनी थी। एक बहुत खूबसूरत पेंटिंग बनाने का सोचा था, इसलिए वो नाश्ता करते ही पेंटिंग रूम में आ गई थी और कैनवस के सामने कुर्सी रखकर पेंट करने लग गई। दरमियान में बस नमाज़ पढ़ने का और खाना खाने के लिए उठी थी, बाकी सारा टाइम वो पेंटिंग ही करती रही। रात तक वो पेंटिंग मुकम्मल तो हो गई थी, लेकिन आज भी वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हुई थी। उसे उस दुनिया की सबसे खूबसूरत पेंटिंग बनानी थी, जिसे देखते ही हर कोई उसकी तरफ खिंचा हुआ चला जाए। ये जो रंग होते हैं ना, उनकी भी अपनी कशिश होती है, जैसे ज़मीन की कशिश है कि वो हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है, जैसे सूरज की कशिश कि वो हर सियारे को अपने गिर्द घूमने पर मजबूर कर देता है, जैसे शमा की कशिश है कि वो परवाने को खुद के लिए जान कुर्बान करने पर मजबूर कर देती है। बिल्कुल वैसे ये जो रंग होते हैं ना, इनकी भी अपनी कशिश होती है। ये खुद की तरफ हर चीज़ को खींचते हैं, लेकिन पता है कब? जब उनका परफेक्ट कॉम्बिनेशन हो, जब उनकी मिकदार और शेड में तनासुब हो, जब हर रंग सही मिकदार में और सही कॉम्बिनेशन के साथ इस्तेमाल होगा ना, फिर उसमें कशिश भी आ जाएगी। इंसानों के रंगों पर भी यही फार्मूला अप्लाई होता है। कुछ सफ़ेद रंग वाले लोगों में बहुत कशिश होती है, बस इंसान उनकी तरफ खिंचा चला जाता है, और कुछ लोगों में बिल्कुल कशिश नहीं होती, हालांकि उनका रंग भी बेहद साफ़ होता है, जबकि अक्सर सियाह रंग या गंदमी रंग के लोगों में कशिश होती है और अपने गिर्द लोगों को घूमने पर मजबूर कर देते हैं। बस वजह सिर्फ रंग की मिकदार और कॉम्बिनेशन वाली ही होती है।
आबिश ने बहुत खूबसूरत पेंटिंग बनाई थी, लोग देखकर ज़रूर अट्रैक्ट हो सकते थे, लेकिन ये अभी भी इस दुनिया की सबसे खूबसूरत तस्वीर नहीं थी। उसने पेंट ब्रश वहीं रखे और थक कर आकर लेट गई और सो गई। 8वां दिन। आबिश यूनिवर्सिटी पहुंचकर काफ़ी देर तक माहिम का इंतज़ार करती रही, लेकिन माहिम यूनिवर्सिटी नहीं आई। आबिश ने उसे कॉल पर कॉल की, लेकिन अटेंड नहीं की गई। अब आबिश को उसकी फिक्र हो रही थी। जैसे तैसे करके आबिश ने लेक्चर्स लिए और फिर ड्राइवर के साथ माहिम के घर ही चली गई। माहिम का घर बाहर से लॉक था, चौकीदार खड़ा था। आबिश उतरकर उसके पास आ गई, उनको सलाम किया और फिर पूछा, बाबा जी, सब घर वाले किधर गए हुए हैं? आबिश बीबी, आपको नहीं पता, माहिम बीबी अस्पताल में दाखिल है। वो तो परसों से अस्पताल में ही है, सारे घर वाले उन्हीं के पास है। बाबा जी की बात सुनकर आबिश के पैरों के नीचे से ज़मीन ही निकल गई। माहिम अस्पताल दाखिल है, लेकिन क्यों? क्या हुआ है उसे? आबिश ने फिक्रमंदी से पूछा। बस बेटा, अचानक खड़े खड़े नीचे गिर गई। साहब लोग उसे अस्पताल ले गए, उसके बाद वो अभी तक वापस नहीं आए। आबिश ने बाबा जी की बात पूरी सुनने से पहले ही ड्राइवर को गाड़ी स्टार्ट करने का इशारा किया और बैठकर अस्पताल आ गई। आबिश की मामा माहिम को देखते ही उसके गले लग गई और उन्होंने रोना शुरू कर दिया। आंटी, क्या हुआ है? डॉक्टर्स ने क्या कहा है? उन्होंने आबिश को खुद से अलग किया और उसका हाथ पकड़कर बोली, आबिश, तुम दुआ करो ना, मेरी बेटी बिल्कुल ठीक हो जाए। उसे होश नहीं आ रहा, उसे परसों से ही होश नहीं आया। डॉक्टर्स भी बहुत परेशान हैं, उन्हें लगता है कि दिमाग के किसी अंदरूनी हिस्से को भी इस दिन नुकसान पहुंचा होगा, जिसका पता नहीं चल सका, लेकिन अभी वो पूरे यकीन से नहीं बता सके कि असल मसला क्या है। तुम दुआ करो ना आबिश, अल्लाह से कहो ना कि अल्लाह मेरी बेटी को ज़िंदगी दे दे। अब आंटी उसके सामने हाथ जोड़े कह रही थी। आबिश ने उनके हाथ अपने हाथों में लिए और बोली, आंटी, फिक्र ना करें आप, माहिम बिल्कुल ठीक हो जाएगी। पहले भी तो अल्लाह ने उसे ज़िंदगी दे दी थी, अल्लाह अब भी ज़िंदगी ज़रूर देगा। आबिश खड़ी काफ़ी देर उन्हें तसल्लियाँ देती रही और फिर उनको बिठाकर खुद साइड पर आ गई ताकि अपनी मामा को कॉल करके माहिम के बारे में बता सके। वो कॉल मिलाते हुए साइड पर आई तो उसकी नज़र एक लड़के पर पड़ी। वो बहुत गहरी नज़रों से आबिश को देखे जा रहा था, जैसे किसी बात का शदीद गुस्सा हो। कम से कम उसके ऐसे देखने से आबिश को तो यही लगा। आबिश जितनी देर खड़ी अपनी मामा से कॉल पर बात करती रही, वो लड़का उसे वैसे ही घूरता रहा, जैसे उसे पहचानने की कोशिश कर रहा हो। अब आबिश को उसकी नज़रों से खौफ आने लग गया था। आबिश उधर से जल्दी से निकल आई और आबिश के जाते ही उस लड़के ने मोबाइल निकाला और कॉल मिलाने लगा। दूसरी तरफ से फ़ोन उठा लिया गया। तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है, उस लड़के ने कहा। सरप्राइज़? कैसा सरप्राइज़? आगे से पूछा गया। आबिश सारा दिन अस्पताल में रही। माहिम को होश ही नहीं आ रहा था। उसके लिए आने वाले कुछ घंटे बहुत ही क्रिटिकल बताए जा रहे थे। आबिश के लब पर एक ही दुआ थी कि अल्लाह उसकी बहन पर रहम कर दे और उसकी ज़िंदगी बख्श दे। रात का वक्त हो गया, अब आबिश को घर जाना चाहिए था। मामा बाबा की भी वक्फे वक्फे से कॉल्स आ रही थी। आबिश जाने के लिए उठी, अभी उसने सिटिंग एरिया भी क्रॉस नहीं किया था कि उसकी नज़र पर फिर से उसी लड़के पर पड़ी। वो दूर खड़ा आबिश को ही देख रहा था। आबिश उसे देखकर बहुत ज़्यादा खौफजदा हो गई थी। अब उस लड़के ने आबिश के करीब आना शुरू कर दिया था। आबिश तेज़ तेज़ कदम उठाने लग गई। उस लड़के ने भी तेज़ कदमों से उसकी जानिब बढ़ना शुरू कर दिया। उस लड़के की आंखें बहुत खौफनाक थी, उनमें गुस्से की शिद्दत थी, नफ़रत थी और पता नहीं कोई ऐसी चीज़ थी जो आबिश को बहुत खौफजदा कर रही थी। आबिश ने अब तेज़ी से भागना शुरू कर दिया। वो जल्दी से पार्किंग एरिया अपनी गाड़ी के पास पहुंचना चाहती थी, लेकिन जब आबिश इधर आई तो उसे लगा कि उसने यहाँ आकर अपनी दुनिया की सबसे बड़ी गलती कर दी थी। वो जगह अंधेरे में डूबी हुई थी और वहाँ लोगों की तादाद भी काफ़ी कम थी। आबिश की आंखों से आंसू ज़ारों कतार निकल रहे थे। बस लब पर एक ही दुआ थी कि अल्लाह मेरी इज्जत की हिफाजत करना। उसे अपनी गाड़ी भी आसपास कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। फिर उसका दिमाग ने काम करना शुरू किया। वो गेट की तरफ भागी। वहाँ पर गार्ड्स खड़े हुए थे। उसने उनके पास जाकर रोते हुए बताया, अंकल अंकल, वो लड़का कब से मेरा पीछा कर रहा है, प्लीज़ अंकल मुझे बचा ले। कौन लड़का? बीबी, आप किस लड़के की बात कर रही हैं? अंकल, वही जो मेरे पीछे आ रहा है। अंकल प्लीज़ मुझे बचा ले। बीबी जी, कोई नहीं है आपके पीछे। दिखाएं मुझे, कौन सा लड़का? किस लड़के की बात कर रही हैं आप?
आबिश ने पीछे मुड़कर देखा तो वाकई वहाँ पर कोई नहीं था। उसने अच्छी तरह आसपास देखा पर वो लड़का क्या, उसकी परछाई भी नजर नहीं आ रही थी। अंकल पता नहीं वो यही था, अब कहाँ चला गया। मुझे घर जाना था, गाड़ी पार्किंग में खड़ी थी। वो लड़का अस्पताल के अंदर से मेरा पीछा कर रहा था। मैंने सोचा मैं घर चली जाती हूँ, वैसे भी काफ़ी देर हो गई है। लेकिन जब पार्किंग एरिया पहुँची तो वहाँ पर ना ड्राइवर मौजूद था और ना ही गाड़ी, इसलिए आपके पास आ गई। बीबी, अब आपको मैं क्या कहूँ, हमारे अस्पताल का बहुत नाम है और हमारी सिक्योरिटी बहुत सख्त है। आप हमारे पर बिलावजह इल्ज़ाम ना लगाएं। आप अपने ड्राइवर को कॉल करके यहीं बुला लें। क्यों हमारी रोज़ी पर लात मार रही हैं? आबिश को उनके सामने काफ़ी शर्मिंदगी हुई। आबिश ने ड्राइवर को कॉल मिलाई जो कि फ़ौरन उठा ली गई। आबिश ने उन्हें गेट पर आने को कहा। गाड़ी जैसे ही गेट पर पहुंची, आबिश इतनी डरी हुई थी कि ड्राइवर पर चिल्लाने लगी। आप किधर थे? आपको मैंने पार्किंग में ही वेट करने का कहा था ना, फिर आप कहाँ चले गए थे? आबिश बेटा, क्या बात कर रही हो? मैं वहीं कब से खड़ा आपका ही इंतज़ार कर रहा हूँ। मैं कैसे आपको अकेली छोड़कर जा सकता हूँ? ड्राइवर ने बड़े मुअद्दिबाना अंदाज में जवाब दिया। गार्ड जो पास ही खड़ा था गुस्से से बोला, आप इन्हें घर लेके जाएं, इनकी तबीयत ठीक नहीं है, शायद किसी बात का सदमा ले लिया है। जो चीज़ होती नहीं है वो उन्हें नज़र आती है और चीज़ होती है वो उन्हें नज़र नहीं आती। आबिश चुप करके गाड़ी में बैठ गई, किसी से कोई बहस ना की। घर आकर वो इतना थक चुकी थी कि खाना खाते ही सो गई। अब इसके आगे की स्टोरी मैं आपको अगली किस्त में सुनाती हूँ कि आगे क्या होगा। आखिर ये कौन लड़का था जो आबिश का पीछा कर रहा था? ये सचमुच कोई था भी या आबिश का ख्याल था? और अब आगे क्या होगा? क्या आबिश और राहिल दोबारा मिल पाएंगे? क्या माहिम को दोबारा से अल्लाह ताला ज़िंदगी अता करेंगे? आगे की कहानी क्या है, ये सब जानने के लिए मेरे साथ बने रहें। अगली किस्त में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।